नमस्कार, मैं शुभम। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे आप लोगों का मोस्ट अवेटेड टॉपिक रेलवे के क्वेश्चंस। जो रेलवे का एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, उसके अरिथमेटिक सेक्शन के हमने टॉप 50 क्वेश्चंस निकाले हैं और उनका सॉल्यूशन आज हम यहाँ पे कराएंगे। इसके अलावा मैं एसएससी मैथ्स के एलजेब्रा चैप्टर का क्लास ले रहा हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे, और वो क्लास डेली मंडे टू फ्राइडे 10 बजे यानी कि सुबह में अपलोड होती है। तो वो क्लास भी अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। बस अलजेब्रा का भी एक ही क्लास हुआ है जो कि डल चुकी है। नेक्स्ट क्लास जो अलजेब्रा की होगी वो कल यानी कि मंडे को 10 बजे सुबह में डल जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन पे हम चलते हैं और आज का लेते हैं पहला क्वेश्चन जो कि है एनटीपीसी 2025 का अर्थमेटिक का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ से। देखो, ये जो क्लास है ना, इस क्लास में आपको कॉन्सेप्ट और अप्रोच, क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, दोनों बहुत तगड़े तरीके से सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 2, 14, 3 के अनुपात में है और उनका लसपा यानी कि एलसीएम 4116 है, तो उनका मसपा ज्ञात कीजिए यानी कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखो, दुनिया में कितनी भी संख्याओं का जो एलसीएम होता है ना, वो एलसीएम उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ का क्या होता है, एक मल्टीपल होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है। ये कॉपी में नोट कर लो, एचसीएफ हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है। हमसे क्या पूछा है, एलसीएम हमारे पास दिया है और हमसे एचसीएफ पूछा है। हम जानते हैं क्या कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है। तो 4116 का फैक्टर अगर हम देखें तो 4116 का फैक्टर कभी 95 हो सकता है। 95 सिर्फ उसी संख्या का फैक्टर हो सकता है जिसके अंत में 5 आए या फिर 0 आए। तो 95 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 100 भी नहीं हो सकता। 100 सिर्फ उसी संख्या का फैक्टर हो सकता है जिसके अंक में जिसके लास्ट 2 डिजिट में 2 जीरो हो। इसमें 2 जीरो है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। बात करें 108, देखो 108 क्या है, 9 से पूरी तरह डिविजिबल है, 8 1 9। तो 108 सिर्फ उसी संख्या का फैक्टर हो सकता है जो 9 से डिविजिबल हो। ठीक है ना। अगर मान लो कि 108 किसी संख्या का डिविजिबल हो रहा 108 किसी संख्या का फैक्टर हो रहा है, तो ये जरूरी हो जाता है कि वो संख्या 9 से कटे, तभी 108 उसका डिविजिबल होगा। क्योंकि 108 में खुद 9 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 9 का डिविजिबल नहीं है ना। 6 2 8 4 12। ठीक है, बचा सिर्फ 98। यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1, 5 और 8 है तथा अंतिम भाजक 57 है, तो दोनों संख्याओं का मसपा क्या है। देखो, मसपा नहीं, यहां पे एलसीएम होगा। ठीक है ना, ये इधर व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स। देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो अंतिम भाजक 57 है ना, हमेशा अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता है यानी कि मसपा होता है। देखो, जैसे कि 12 और 28 है, अगर हम इनका भाग विधि द्वारा, भाग विधि या विभाजन विधि की हुआ, अगर इनका हम एचसीएफ निकाले तो क्या करेंगे, 12 से 28 में भाग देंगे। ठीक है ना, 12 दूनी 24, ये आया 4। ठीक है, और 4 से जब हम 12 में भाग देंगे तो ये 3 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। यानी कि अंतिम हमारा जो भाजक हुआ, अंतिम भाजक क्या हुआ, 4 हुआ। तो आप अंतिम भाजक कीजिए या फिर एचसीएफ कीजिए, बात बराबर है। यहां पे कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या किया है कि अंतिम भाजक दे दिया है किस चीज की जगह पे, एचसीएफ की जगह पे। ठीक है ना, ऐसा इसको ऐसे जानना है कि एचसीएफ 57 है तो एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, और मैंने पहले ही क्वेश्चन में क्या करा, मैंने पहले ही क्वेश्चन में ये बोला कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम का एक क्या होता है, फैक्टर होता है। तो मान लो कि 57 किसी संख्या का फैक्टर है, तो 57 को जो आप तोड़िएगा तो 19 गुना 3 लिख सकते हैं। तो जब एलसीएम निकालिएगा तो वो क्या होगा, 57 का एक मल्टीपल होगा, यानी कि वो 3 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखो, 4 2 6 5 11 9 20, ये नहीं होगा। 4 2 6 4 2 6 5 11 2 13, ये भी नहीं होगा। 4 2 6 5 11 1 12 7 19, ये भी नहीं होगा। 4 2 6 5 3 8 1 9, ये मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। अरे भैया, एलसीएम जो होता है ना, एचसीएफ का हमेशा क्या होता है, एक मल्टीपल होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एचसीएफ जो होता है हमेशा एलसीएम का एक फैक्टर होता है। तो हम जान गए हैं कि जब ये 57 है, ये क्या होगा, एलसीएम, हमसे पूछ रहा है एलसीएम, तो एलसीएम का एक फैक्टर होगा।
एलसीएम का एक फैक्टर होगा, यानी कि वो जो एलसीएम होगा वो 57 से कटेगा, और कोई संख्या का 57 से कट रही है यानी कि वो संख्या 3 से कटेगी, और 3 से जब हमने डिविजिबिलिटी चेक किया तो सिर्फ ऑप्शन डी ही है जो 3 से कट रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो मनोज के पास इतना बड़ा क्वेश्चन है और निकालना सिर्फ देखो क्या है। मनोज के पास 200 लीटर तेल ए और 274 लीटर तेल बी है। वो कई समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल में इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है, ठीक है ना, और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर की अधिकतम मात्रा देखते ही आपको इस पे चले जाना है कि इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल में बहुत अंतर होता है, कई लोग तो मल्टीपल को ही फैक्टर बोल देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अरे भैया 200 और 274 का एचसीएफ क्या होगा, 200 और 274 का एचसीएफ कभी 10 हो सकता है, क्योंकि 10 से तो 274 कभी कटेगा ही नहीं, 10 से वही संख्या कटे जिसके यूनिट डिजिट पे 0 हो, ठीक है। 3 से 7 4 11 2 13, 3 नहीं, 3 भी नहीं होगा। 8 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटे, और अगर तीसरे अंक पर इवन हो तो तीसरा अंक देखने की कोई जरूरत नहीं है, दो ही अंक देख करके हम निकाल सकते हैं। तो तीसरा अंक जो है वो इवन है, तो 74 को अगर हम काटे 8 9 72, ये नहीं कट रहा है तो 8 भी नहीं होगा। ऑप्शन बचा सिर्फ ए जो कि है 2। सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज पे नहीं जाना है, बस 200 और 274 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 में है तथा उनके लसप तथा मसप का गुणनफल 135 है, तो लसप तथा मसप के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब कि 1/1 एलसीएम, एलसीएम यानी कि लसप को मैं एल लिख रहा हूं, प्लस 1/एचसीएफ, इसी को जोड़ना है। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो एल एच आएगा यहां पे, ठीक है ना। अरे भैया इनका लघुत्तम, ठीक है ना, ये एच प्लस एल होगा, ठीक है। अब देखो नीचे क्या आ रहा है, एल एच यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट आ रहा है। देखो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कीजिएगा तो उसमें 5 × 3 15 तो आएगा ही, ठीक है ना। 5 × 3 देखो एच प्लस एल कीजिएगा तो 5 + 3 छोड़ दो, ऊपर पे नहीं जाते हैं क्योंकि ऊपर तो सब पे सेम है। नीचे एल एच कीजिएगा तो 5 × 3 का तो एक प्रोडक्ट बनेगा ही, ठीक है, उसमें 5 और 3 तो आएगा ही, यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है ना वो 5 और 3 से तो कटना ही चाहिए। 61 5 और 3 से कटेगा बिल्कुल नहीं। 61 आएगा कैसे, 61 कभी आ ही नहीं सकता एलएच में। 73 भी नहीं आ सकता। 85 में 17 आता है, 17 कहां से आएगा इसमें, 17 दिख ही नहीं रहा है कहीं क्वेश्चन में। यानी कि 15 होता है, और 45 जो है ना, जो 15 है वो 45 का एक फैक्टर है, तो ये ऑप्शन सही होगा। 61 कैसे आएगा, 61 एक प्राइम नंबर है, 61 इसमें प्राइम नंबर बनेगा, कॉमन सेंस की बात है। 85 में 17 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर कहां से आएगा। और वही बात करें अगर 73 भी एक प्राइम नंबर है तो कहां से 73 प्राइम नंबर बन ही नहीं रहे, कहीं दिख ही नहीं रहा है क्वेश्चन में से, डाटा ही नहीं है कि नीचे ये सारे फॉर्म बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है तथा प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रहा है, तथा 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या देखो बढ़ रहा है, यानी कि 2 वर्ष पूर्व उसका जनसंख्या ज्यादा होगा 3 वर्ष पूर्व के कंपेयर में। तो अगर हम देखो 26 पे 4 0, ठीक है, इसका हम निकाले P2, मतलब कि पॉपुलेशन 2 साल पहले के, 2 साल पहले का, ठीक है, माइनस 1 2 3 4 P3 निकाले, ठीक है ना, यानी कि पॉपुलेशन 3 साल पहले का निकाले। तो इसमें से हम 26 2,60,000 है उसको तो कॉमन ले ही सकते हैं, और जब कॉमन लेंगे तो जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट निकल करके आएगा वो 26 का मल्टीपल होगा, और 26 का मल्टीपल यानी कि वो संख्या 13 से भी कट जाएगी। अगर हम 13 से काटें, ठीक है ना, 13 से काट के देखें तो 13 दूनी 26 7 2, 13 दूनी 26 7 2, 13 5 65, 13 6 78, ऑप्शन ए कट रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हो सकता है अगर ये तीनों अंक जो या फिर तीनों ऑप्शन 13 से ना कटे तो। अगर हम इसकी बात करें तो देखो 13 से डिविजिबिलिटी का भी एक अपना नियम होता है, 3 अंक का पेयर बनाओ, इधर कुछ नहीं है तो इधर भी 3 अंक का पेयर बना लो, और इसमें से इसको घटा कर दे, जो रिजल्ट आएगा अगर उसमें 13 से भाग लग रहा है तो वो संख्या 13 से डिविजिबल है। तो 630 - 33 कितना होगा, 597। अब 597 में अगर आप 13 से भाग दीजिएगा 13 चौका 52 जाएगा, 7 7, ये नहीं कट रहा है 13 से। वैसे ही 530 - 532 कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 498।
अब 498 में 13 से भाग कीजिएगा तो 13 39, 10 108, ये भी नहीं कट रहा है। और 730 माइनस 32 कीजिएगा तो ये 698 होगा। 13 5 65, 4 8, ये भी नहीं कट रहा है। यानी कि सिर्फ 13 से ऑप्शन ए ही है जो कट रहा है। हमें कैलकुलेशन में जाना ही नहीं है कि 25% की दर से 2 साल पहले का क्या वो होगा, इसका इफेक्टिव रेट होगा, और 3 साल पहले का क्या। अरे भैया, जब 26,000 में एक 13 बन ही रहा है तो 13 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, क्योंकि यहां पे तो 13 यानी कि 26 कॉमन आएगा ही। तो उस 26 के बदले में आप 13 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, और 13 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन ए में है। क्यों सॉल्व करके अपना वो करना है, टाइम वेस्ट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, एक प्लॉट क्षेत्र की वर्तमान लागत, ठीक है ना, 1,12,079 है। एक वर्ष बाद इसकी लागत 1,89,297 रुपए हो। प्लॉट क्षेत्र की लागत में प्रतिशत वृद्धि, प्लॉट क्षेत्र की लागत में प्रतिशत वृद्धि। एक बार ऑप्शन देखिए कितना दूर दूर है, 73%, 69%, 67%, 57%। आप क्या कीजिए, सिंपल देखो, ये 1,12,000, ठीक है ना, 89 है ना, इसको आप सिंपली 3 अंक वो कर दीजिए, इसको आप 11 लीजिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना, जैसे हम अपने एसएससी मैथ्स में सॉल्यूशन डाले, अप्रोक्सीमेशन, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, हर एक चीज का यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। और देखो, 1,89,000 को आप इसको काट दो, इसको पूरा आप 19 ले लो, ठीक है ना, यानी कि 11 से 19 हो रहा है। अगर आप इंक्रीमेंट की बात करें तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा है। इंक्रीमेंट हो रहा है +8 का, कितने पे, 11 पे। अगर हम इसको प्रतिशत में बदलें तो हम जानते हैं कि 1/11 जो होता है वो कितना होता है, 9:09% के बराबर, ठीक है ना। बराबर तो नहीं होता, अप्रोक्स में होता है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो 1/11 9.09, तो 8 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72% के अप्रोक्स में क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी कि देखो, आंसर वो 73 तो ऐसे नहीं होगा, 73 तो ऐसे नहीं होगा, और यहां पे थोड़ा सा हमने रेंज बढ़ाया है, यानी कि 72 से हल्का सा जो कम ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। 72 से हल्का सा कम यानी कि ऑप्शन सी है, 69, 69%, ठीक है। क्योंकि यहां पे हमने 18 को 19 लिया है तो हल्का सा बढ़ाया है, तो बढ़ के हल्का सा आंसर आएगा। यानी कि हमने 72% से थोड़ा सा कम हमें क्या लेना पड़ेगा, ऑप्शन चूज करना पड़ेगा आंसर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 40% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वो 442 रुपए परिवहन पर और 9115 रुपए किराने पर खर्च करता है और शेष 946 रुपए बचाता है, तो उसका मासिक वेतन, देखो 40% खर्च कर दिया, यानी कि 60% वो बचा रहा है। सिंपल बात है। अगर हम बचत की बात करें, बचत नहीं मतलब 40% हटा दो खर्च पर खर्च करने के बाद, तो ये जो वैल्यू दिया है ना, ये तीनों जोड़ करके 60% के बराबर रहेगा। अगर हम तीनों जोड़े तो ये 9115 प्लस 9 4 13 और 46 और 42 88, 1388। अगर हम इसको ऐड करें तो ये होगा 9100, 10,503, 10,503। ये वैल्यू है 60% का। किसका वैल्यू है, 60% का। हमें निकालना है कितना है, उसका मासिक वेतन, जो कि अपने आप में 100% होगा, यानी कि 100% का हमें वैल्यू निकालना है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कैसे सॉल्व होगा, प्रतिशत से आप प्रतिशत उड़ाइए, ठीक है ना, 0 से ये 0 उड़ा दीजिए। 3 से अगर आप काटिएगा तो ये होगा 3 दूनी 6, इसको काटिएगा 3 के 9, 3 5 15, 0 1, 3501। अब यहां से आप देख सकते हैं कि 3500 जो एक है वो 9 का मल्टीपल है, 5 3 8 1 9, और इस 9 को काटने के लिए नीचे कोई ऐसा संख्या या अंक नहीं बन रहा है। इसका मतलब कि जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। और अगर हम 9 का मल्टीपल चेक करें, ठीक है ना, तो 7 1 8 6 14 3 17 नहीं होगा, 5 5 10 17 1 18, ये ऑप्शन सी 9 का मल्टीपल है, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। 8 6 14 4 18, 7 1 8, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 5 12 4 16, 7 1 8 24, ये भी नहीं है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 1930 में एक कस्बे की जनसंख्या 3,48,000 थी। यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 95% की वृद्धि हुई तो 1950 में, ठीक है ना, 1930 से लेकर 1950 तक, 30 से 40 तक एक दशक, 40 से लेकर के 50 तक एक दशक, 10 साल को दशक बोलते हैं, यानी कि 95% की हमें 2 बार सक्सेसिव लगानी पड़ेगी। देखो 3 लाख है 48,000, 3,48,000 में अगर हम 95% बढ़ाएं तो 195 बटे में 100 होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर से 195 बटे में 100 होगा, ये हमें फाइंड करना है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। देखो 195, 9 5 14 1 15, इसमें एक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 9 5 14 1 15, इसमें भी एक 3 आ रहा है। तो जब आप 3 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो एक 9 का मल्टीपल होगा, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 9 का एक मल्टीपल हो। और आप 9 का मल्टीपल चेक कीजिएगा तो 2 3 5 3 8 1 9 2 7 9, ये नहीं है, 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। यहां तक तो सारे सम में 13 23 13 23 सम में, तो लास्ट हम 3 अंक देख लेते हैं कौन सा 9 का मल्टीपल है। 7 6 13 2 15, ये भी नहीं है। 7 2 9, ये 9 का मल्टीपल है, ये ऑप्शन हो सकता है। 7 2 9 2 11, ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन भी ही सिर्फ क्या है, 9 का मल्टीपल है। क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 2 जीरो से फिर 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, फिर 5 से 195, 5 से 2, 2 से फिर 348, फिर गुणा करेंगे। क्यों करना है? 195 में एक 3 आ रहा है और दूसरे वाले 195 में एक 3 आ रहा है, दोनों 3 मिलकर के एक 9 बनाएगा, 2 3 मिलकर के एक 9 बनाता है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये है, देखो एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया। एक उम्मीदवार को अगर 48% वोट मिलता है तो जो इसके अपोजिट में खड़ा हुआ होगा उसको 52% मिला होगा। भैया 52% और 48%, टोटल वोट अपने आप में 100% होगा। तो अगर इसको 48% आप दे दिए तो दूसरे वाले को तो 52% देना पड़ेगा ना। तो इनका डिफरेंस आप देखिएगा तो ये 4%, यानी कि ये 4% का वैल्यू है 7 5 6, तो 100% का हमें निकालना है। एक बात बताइए कि 7 5 12 6 18, फिर से 756 जो है वो एक 9 का मल्टीपल है। तो क्यों ना हम अब इस 9 को काटने के लिए नीचे 4 में कहीं 3 या 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब आंसर वो ऑप्शन होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल अगर आप चेक कीजिएगा तो 7 1 8 8 16 नहीं है, 6 5 11 1 12 नहीं है, 9 5 14 1 15 नहीं है, 8 1 9, ये ऑप्शन डी ही सिर्फ एक 9 का मल्टीपल है और यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है एनटीपीसी का। सोचो, सॉल्व भी नहीं करना है और ये सारे क्वेश्चन या ऑप्शन हमने सेट नहीं किया, जाकर के आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, और जिनका सॉल्यूशन आपको हार्ड लग रहा हो या फिर जो कोई भी क्वेश्चन हो और आपका लग रहा हो कि इसका सॉल्यूशन तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, तो वो एग्जाम का क्वेश्चन या फिर उस एग्जाम का शिफ्ट आप हमारे कमेंट में मेंशन कीजिए और हम उसका सॉल्यूशन देंगे। ये हमारा ओपन चैलेंज है, आप हमारे पास भेजिए, हम किसी भी क्वेश्चन का क्या करते हैं, टॉप सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन करने हैं। देखो यदि किसी विस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य का 7 गुना है, ठीक है ना। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो मान लो कि आपका सीपी, ठीक है, सीपी 7 रुपए है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है, और एसपी 10 रुपए है, 10 रुपए, यूनिट नहीं मानते इसको रुपए ही मान लेते हैं, ठीक है ना, यूनिट। यहां से आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3 रुपीज का आ रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो कि आप 1 यूनिट का और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, यानी कि 1 यूनिट का और प्रॉफिट, यानी कि टोटल आप 4 यूनिट का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है, 4 रुपए का, तो 4 रुपए यानी कि लाभ में अगर आप 1 रुपया बढ़ाएं तो एसपी कितना हो जाएगा, 7 4 11, यानी कि प्लस 1 ये भी बढ़ जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जितना लाभ बढ़ेगा उतना ही एसपी बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, यानी कि विक्रय मूल्य बढ़ेगा। अगर यहां पे लाभ मैंने 1 यूनिट बढ़ाया तो सेलिंग प्राइस भी 1 यूनिट बढ़ जाएगा। यहीं पे अगर मैं लाभ 2 यूनिट बढ़ाता तो सेलिंग प्राइस 2 यूनिट बढ़ जाएगा। या फिर इसका वाइस वर्सा भी सही है, अगर मैं जितना यूनिट सेलिंग प्राइस में बढ़ाऊंगा उतना ही लाभ में बढ़ेगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो किसी विस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, ठीक है ना, तो 2 गुना है यानी कि 1 से 2 बढ़ा है, क्या एसपी बढ़ा है, यानी कि अरे भैया 1 यूनिट तो यहां पे बढ़ा है ना, यानी कि एसपी का 1 टाइम बराबर होगा किसके, देखो तो लाभ प्रारंभिक मूल्य का 7 गुना हो जा रहा है, यानी कि ये एसपी हुआ
और अगर हम मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 7 गुना हो जा रहा है, यानी कि 1 से 7 हो जा रहा है। तो कितना बढ़ रहा है ये? 6 यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि 1 एसपी 6 प्रॉफिट के बराबर है। तो यहां से अगर आप एसपी और प्रॉफिट का रेशियो देखिएगा तो ये कितना आएगा? 6/1। ठीक है, और हम जानते हैं क्या कि सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट क्या होता है? सीपी होता है। तो अगर मैं सीपी की यहां से बात करूं, अगर मैं यहां से सीपी की बात करूं तो ये क्या होगा? 6 माइनस 1, 5 यूनिट। ठीक है, हमसे पूछा है क्या? फाइंड इनिशियल प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है ना, इनिशियल प्रॉफिट प्रतिशत कितना है? 1 यूनिट का है। 1/5 यानी कि 20%, जो कि है ऑप्शन बी। आप अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने प्रतिशत का क्लास पूरा ले रखा है, उसमें हमने हर एक चीज सिखाया है कि कैसे प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, कैसे फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करते हैं। हर एक चीज वहां से आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये है, जब x को 20, 34, 11, 16 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तब यदि 3x इज टू वाई, वाई 2x-6 और y ग्रेटर देन 0 है तो y का मान देखो। यहां से हम देख सकते हैं कि वाई स्क्वायर जो होगा, वाई स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? 3x इंटू 2x-6 के बराबर होगा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अरे भैया देखो, a/b है, ठीक है ना, और c/d है। तो इस केस में हमेशा जो पास पास वाले होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये पास पास है, bc बराबर दूर वाले के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, यानी कि ad के बराबर होगा। bc बराबर ad होगा। ठीक है, वही मैंने किया है कि पास पास, पास पास कौन से हैं? y और y है। तो y स्क्वायर बराबर दूर दूर ये। अरे भैया इसको कैसे आप लिख सकते हैं? a/b लिख सकते हैं, इसको बराबर c/d लिख सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो यहीं पर तो पहुंचिएगा, ad बराबर bc। वही चीज तो मैंने की है, मैंने डायरेक्ट कर दी क्योंकि मेरे समय बचाना है। तो ऐसी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर होगा 3x इज टू 2x-6। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा इस क्वेश्चन में। देखो, मुझे वैल्यू निकालनी है y की। अगर मैं y की बात करूंगा तो ये जो वैल्यू होगा वो रूट के अंडर आएगा, 3x इज टू 2x-6। ठीक है ना, देखो x जो है वो 3 का क्या है? एक मल्टीपल है। x 3 का एक मल्टीपल है और हम जानते हैं कि रूट के अंदर हमेशा 2 का पेयर बनता है। ठीक है ना, तब एक बाहर निकलता है। यानी कि अगर यहां पे एक 3 आ गया तो इसमें कहीं ना कहीं एक 3 बना होगा। अरे भैया एक 3 बनेगा। देखो सारे ऑप्शन क्या है? इंटीजर में है। तो इंटीजर में कैसे आएगा? इसमें एक 3 बना होगा, तभी तो एक 3 यहां और एक 3 यहां, दोनों 3 मिल करके एक 3 बाहर निकलेगा। जब 2 3 इसमें होगा तभी तो एक 3 बाहर निकलेगा ना। तो अगर मान लो एक 3 यहां पे है तो इसमें एक 3 तो बना होगा, तभी 2 3 मिल करके एक 3 यहां पे बाहर निकला होगा। यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा, यानी कि y का मान वही होगा जो एक 3 का मल्टीपल हो, और 3 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी है। मुझे मतलब ही नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन क्या दिया है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे सिर्फ इतने से मतलब है बस। क्यों निकालू मैं? क्यों इसमें से घटा करके इतना लंबा सॉल्यूशन बना करके मैं बोर्ड भरूं? नहीं भैया, मैं जानता हूं कि वाई स्क्वायर इसके बराबर होगा। तो वाई किसके बराबर होगा? रूट के अंदर इसमें। तो जब यहां पे एक 3 आ रहा है और सारे जो आंसर है या ऑप्शन है वो इंटीजर में, यानी कि इसमें एक 3 छुपा होगा, तभी तो एक 3 बाहर निकलेगा ना। तभी तो एक 3 बाहर निकलेगा ना। अगर मान लो यहाँ पे एक ही 3 आया था तो रूट अंदर 3 करके आंसर कुछ आता। तो जब हम 3 बाहर निकालें तो यहां से हम देख सकते हैं कि y का जो वैल्यू होगा ना वो 3 का एक मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य 397 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 28% अधिक है। मान लो क्रय मूल्य 100 है, ठीक है ना, इससे 28% अधिक यानी कि 128%। अगर यहाँ पे मैंने प्रतिशत पढ़ा रखा है पूरा, मैंने अपने एसएससी मैथ्स का हर एक क्वेश्चंस करा रखा है इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। आप पीछे जाइएगा तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लानी है और क्वेश्चंस को बेहतर अप्रोच जानना है क्वेश्चंस का, तो वो जाकर के वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 128, तो यदि लाभ प्रतिशत 3% है, लाभ प्रतिशत कितना है? 3%, तो यानी कि ये 103 हो जाएगा। ठीक है ना,
तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। छूट हमेशा एमपी पे, ये एमपी है, ठीक है। छूट हमेशा किस पे निकाला जाता है? एमपी पे निकाला जाता है। यानी कि कितना छूट है? 25 यूनिट का। कितने पे? 25% मान लो। कितने पे? 128 पे। 128 पे इंटू 100 करेंगे। देखो अगर इस 128 की जगह, अगर इस 128 की जगह 125 होता तो 25 ये कट जाता, यानी कि 1/5 यानी कि 20% आंसर आता। लेकिन 125 ना रह करके 128 है, यानी कि आंसर जो होगा वो 20% से थोड़ा सा कम होगा। क्या होगा? 20% से थोड़ा सा कम, जो कि है ऑप्शन डी 19.53। अरे भैया 128 की जगह हमने 125 ले ली, और 125 को जब हम काटेंगे तो 25 से 125 कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 1/5, और 1/5 जो फ्रैक्शन है उसका प्रतिशत वैल्यू होगा 20%, ठीक है ना। लेकिन हमें तो लेना है 128, तो आंसर वही ऑप्शन होगा ना जो 20% से थोड़ा सा कम है, जो कि है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विक्रेता 42 लैपटॉप बैग 41,622 रुपए में खरीदता है और उन्हें 35 बैग 37,345 रुपए में बेचता है, तो 3952 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने लैपटॉप बैग खरीदे और बेचे जाने चाहिए? देखो एक बार आप आंसर पे, ऑप्शन पे नजर डालिएगा तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। मान लो कि 42 लैपटॉप वो 41,622 में खरीद के वो 42,000 में खरीद रहा है, ठीक है ना। तो एक लैपटॉप का जो सीपी आया वो 42,000 बटे 42 यानी कि 1,000 के आसपास आया। अगर हम इसकी बात करें, बेचता है यानी कि सेलिंग प्राइस की बात करें, तो 37,345 को आप कैसे लिख सकते हैं? 35,000 प्लस 2,000, 2345। जब आप इसको 35, ठीक है ना, 35 बैग खरीद रहा है ना, तो जब आप 35 से इसको काटिएगा, ठीक है, 35 से इसको काटिएगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो 1,000 हो जाएगा, यानी कि 1,000 एसपी आया, 1,000 सीपी, यानी कि 1,000 तो ये मैनेज हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ आपका लाभ निकल करके आएगा। कितने का लाभ निकल करके आएगा? 17 का 7 से अगर हम काटे तो 17 का 21, 2 4 17 का 21, 7 5 35, 335, 7 5 35, इसको काटेगा तो ये जाएगा 5 6 के 30 और 5 7 35, ठीक है ना, 67। अगर हम 3992 को 67 ना आप 70 ले लीजिए, अप्रोक्स में आंसर बताना है, तो 67 को अगर आप 70 भी लेते हैं तो ये 5 बार में जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 5 जो कि है सिर्फ ऑप्शन है। अप्रोक्सीमेशन में बताना है, अगर आप रियल डाटा भी बनाइएगा तो इतना ही पहुंचेगा, लेकिन एग्जामिनर जानबूझ करके ऑप्शन इतना दूर दूर सेट किया है कि आप अप्रोक्सीमेशन लगा करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दो धनात्मक संख्याएं ए और बी के वर्गों का योगफल उनके गुणनफल का 7 गुना है, तो उनके वर्गों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये तो अलजेब्रा क्वेश्चन है, ये अर्थमेटिक का थोड़ी क्वेश्चन है, अलजेब्रा मैं करा रहा हूं, ठीक है। किस पे? अभी अलजेब्रा हमारा स्टार्ट है इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कर लेते हैं अगर आया तो। दो धनात्मक संख्या ए और बी के वर्गों का योगफल यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है उनके गुणनफल का 7 गुना यानी कि 7ab के बराबर है। हमसे क्या पूछ रहा है? उनके वर्गों के बीच का अंतर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं इसके डिग्री की बात करूं, इस इक्वेशन के डिग्री की बात करूं, तो यहां पे डिग्री है 2, भैया ये डिग्री 2, यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जिसका डिग्री 2 होगा, और सिर्फ ऑप्शन सी ही है जिसमें डिग्री 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, एक एक जुट जाता है, मल्टीप्लीकेशन में होता है, तो 2 है। ऑप्शन सी इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। तो डिग्री से कैसे क्वेश्चंस करते हैं, अलजेब्रा में कहां वैल्यू पुटिंग करनी है, ये सब कुछ हम अभी पढ़ रहे हैं। हमारा एक ही क्लास हुआ है अलजेब्रा का इसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो क्लास आप देख सकते हैं, और हमारे साथ कल से इस सेशन में आप बन सकते हैं अलजेब्रा को एकदम अच्छे तरीके से जानने के लिए, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ए प्लस बी, देखो के है तो जो ए माइनस बी होता है ना वो क्या होता है, रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहां पे ए प्लस बी की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकलेगा तो 7ab का स्क्वायर यानी कि 49 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, 4ab कीजिएगा तो ये आएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं ये बेसिक से बता रहा हूं, तो ये आएगा कितना, 45 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इसमें से आप 3 ए बी कॉमन ले लीजिएगा तो ये आएगा रूट के अंदर 5, जो कि है ऑप्शन 3। ए बी को इधर लिखा है, ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा नहीं करना है, डिग्री पे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और डिग्री सा शायद आपको समझ में ना रहा हो तो हम अभी पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा में, वो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो, उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने वस्तु को 5% कम पर खरीदा होता और उसे 935 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। तो वस्तु का सीपी, इसको बोलते हैं इंडिया गेटेड मेथड। ये हमारे प्रॉफिट लॉस के, एसएससी मैथ्स के प्रॉफिट लॉस का एक टाइप है इंडिया गेट मेथड। देखो इसमें इंडिया गेट कैसे बनेगा। उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर, यानी कि 100 का अगर सामान उसने खरीदा था तो 22% हानि यानी कि 78 में उसने बेच दिया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यदि उसने वस्तु को 5% कम पर खरीदा होता, 100 में से अगर 5 आप प्रतिशत कम कीजिएगा यानी कि आप 95% में खरीदे होंगे, ठीक है ना, तो उसे 935 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। अगर 95% पे आप 15% का लाभ कीजिएगा, 15% का, ठीक है ना, तो 15% निकालने के लिए ये हर चीज हम अभी पढ़ रहे हैं प्रतिशत में, पढ़ चुके हैं, वो जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। देखो 10% 9.5% प्लस 5% इसका आधा, ठीक है ना, तो कितना होगा, 9 का आधा 4.5 और 5 का आधा 0.25 यानी कि 4.75। ये अगर आप जोड़िएगा तो 9 4 13 14.25 आएगा। यानी कि जब आप 95 में 14.25 जोड़िएगा तो ये आएगा 109.25। अगर यहां से देखिएगा आप तो 22 और 9 31.25, ठीक है ना, 31.25%। और इसी 31.25% का वैल्यू कितना है, 935 रुपया। और हमें निकालना क्या है, 100% का वैल्यू, ठीक है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखो 31 का ये 3 गुना 31 यहाँ होता है 93, लेकिन ये 0.25 थोड़ा सा ज्यादा लेकर के चले जाएगा, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 3000 से हल्का सा छोटा हो। क्या हो, 3000 से हल्का सा छोटा हो। अगर ये 25 नहीं होता तो ये 3 बार के समथिंग में कटता, लेकिन 0.25 इसको थोड़ा सा कम लाएगा, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 3000 से हल्का सा छोटा हो, जो कि है ऑप्शन ए, 2992 रुपया। बस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक स्टूल को 8378 में बेचने पर लाभ का मूल्य से 1756 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 20% अधिक है, तो 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इन डाटा को आप काट दीजिए। 50% का लाभ, 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/2। अगर इस पर 1 यूनिट का लाभ यानी कि उसको बेचना कितने में होगा, 3/2 में, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 3 का एक मल्टीपल हो। और 3 का मल्टीपल अगर आप चेक कीजिएगा, अरे भैया लास्ट में तो आप 50% निकालिएगा ना उसका, तो 150% उसका निकालिएगा। 150% 3 का एक मल्टीपल होता है, 3 गुने 50, उसी को मैंने फ्रैक्शन में लिखा है। तो 3 का अगर आप मल्टीपल चेक कीजिएगा, 5 1 7 7 14 नहीं होगा, 7 1 8 4 12 8 20 नहीं होगा, 7 1 8 4 12 और 9, 7 1 8 4 12 9, ये ऑप्शन डी हो सकता है। 5 2 7 7 14 यानी कि ऑप्शन डी ही है, सिर्फ 3 का मल्टीपल, और यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 450 में खरीदा गया और उसका 1/3 भाग 10% की हानि पर भेज दिया गया। देखो इस क्वेश्चन को बहुत लोग एलिगेशन लगाते हैं, इसमें डेविएशन लगाए, कुछ नहीं करना है आपको। देखो सिंपल, 3 यूनिट है ना, उसका 1 यूनिट भाग वो क्या कर रहा है, 10% की हानि पर। आप 10% की हानि यानी कि -10% से आप यहां पे गुना कर दीजिए, ये आएगा -10%। बचा कितना, 2 यूनिट, ठीक है। आगे बोल रहा है कि शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाने चाहिए कि ताकि पूरे लेन देन पर 20% का क्या हो, लाभ हो। 20% का लाभ पूरे लेन पे, तो आप इसमें 3 में 20% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये निकल करके आएगा 60%, ठीक है। अब यहां पे 2 की जगह हम क्या लें कि यहां पे 60% निकल के आ जाए, उसमें से 10 घटाने के बाद यहां पे 60%, वो लेना पड़ेगा हमें 70%। तब भी तो 70% माइनस 10% 60% के बराबर होगा, और 70% को जो आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये निकल करके आएगा 35%, जो कि है ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो भी मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं ना, आप जाकर के कहीं मिला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋषि के पास 1612 रुपए है, उन्होंने अपने इस बेटे शान और पीयूष के बीच बांट दिया और उन्हें इसे 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा, जो सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर मिलता है। यह देखा गया कि शान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 साल के बाद समान राशि मिली, तो ऋषि ने शान को कितनी राशि दी। देखो 8% है, इसका एक बेहतर अप्रोच अगर हम देखें तो ये होता है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 2/25, ठीक है ना, यानी दोनों में बटेगा 27:25 के अनुपात में, ठीक है। और 18 साल, यहाँ पे ईयर का गैप इनका पावर होता है, यानी कि 1 इनका पावर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो शान को 19 साल बाद और इसको 20 साल बाद जब राशि मिल रही है तो दोनों बराबर हो जा रहा है। शान को 19
साल में ही मिल जा रहा है, इसको 20 साल लग रहा है, यानी कि साल को पैसा ज्यादा मिला है, साल को पैसा ज्यादा मिलेगा तभी तो 19 साल बाद ही उसका जो अमाउंट हो जा रहा है उसको पूरा करने में दूसरे बेटे को 20 साल लग जा रहा है, यानी कि 27 यूनिट सान का वैल्यू है और 25 यूनिट उसके दूसरे बेटे यानी कि पीयूष की वैल्यू है। ये सान की वैल्यू है और ये पीयूष की वैल्यू है। 27 और 25 52 का वैल्यू है कितना टोटल, ये 1612, ठीक है ना। और हमें निकालना है कितना है सान का यानी कि 27 यूनिट का, और 27 9 का मल्टीपल है, और 9 का अगर हम मल्टीपल चेक कीजिएगा तो 7 7 14 5 19 नहीं है, 8 14 7 21 नहीं है, 8 3 11 7 18 ऑप्शन डी हो सकता है, 8 7 15 5 20 यानी कि ऑप्शन डी ही सिर्फ 9 का मल्टीपल है, ठीक है। ये सीआई का कॉन्सेप्ट है। अभी हम सीआई अपने एसएससी मैथ्स में पढ़ने वाले हैं, तो उस सेशन को भी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वहां पे इस सब चीजों के बारे में डिस्कस होगा। 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 20% वार्षिक ब्याज की दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित, ठीक है ना, 4,80,000 पर एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, मुझे कोई मतलब नहीं है रेट पेट क्या है, ठीक है। 4,80,000 ये क्या है 3 का मल्टीपल है, यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल देख लेते हैं हम, 3 1 4 4 3 12 3 15, ऑप्शन ए हो सकता है। 4 1 5 4 9 5 3 8 नहीं है 3 का मल्टीपल, 4 1 5 2 7 2 9 7 नहीं है, 4 2 6 1 7 नहीं है, ऑप्शन ए 3 का मल्टीपल, बस ये 3 का मल्टीपल है, तो मुझे रेट तोड़ना ही नहीं है कि कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और 4% दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज के बीच का अंतर, देखो ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज और 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा 3 वर्ष के, ठीक है ना, 3 वर्ष के सीआई माइनस और एसआई का जो अंतर होता है ना वो होता है 3d2 प्लस d2 का r%, ठीक है ना, ये इसका डायरेक्टिव फॉर्मूला होता है। अभी हम सीआई में आने वाले हैं तो इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ इस सेशन में बने रहिएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको इस फॉर्म में टूटना चाहें 228 को, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 3 गुने 75, ठीक है ना, प्लस 75 तिया कितना होता है 150, 225 बचा सिर्फ 3 बचा ना, यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे कंपेयर कीजिए 3 और ये d2 है, क्या है ये d2 है, ठीक है ना। और आप यहाँ पे चेक भी करना सकते हैं, तो आप देखिए ये d2 का r% है, यानी कि ये जो 3 है ना 75 का, आप अगर इसका निकालिएगा तो ये 4 निकल कर ही आएगा। देखो ये 3 से 25 बार में जाएगा और 25 से इसको 4 बार में कटेगा, जो कि रेट है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम यहां से देखें तो ये d2 है, यानी कि 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर, और हम जानते हैं कि 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है r²/100, यानी कि 4% का स्क्वायर बाई 100 कीजिएगा तो ये निकल करके आएगा 0.16, और इसकी वैल्यू कितना दिया है 75, हमें निकालना कितना है 100% प्रिंसिपल, ठीक है ना। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये यहां से प्रतिशत काट के आप यहां पे ले जाइए, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है, अगर 4 से इसको काटिए तो ये जाएगा 25 बार में, और 4 से ये 4 बार में, और 4 से ये 25 बार में, ठीक है। 25 गुने 25 625, और इसको भी आप 25 गुने 3 लिखिए, ठीक है ना। 25 का क्यूब कितना होता है 15,625 होता है, 25 का क्यूब होता है 15,625, आपको 1 से लेकर के 25 तक क्यूब याद होना चाहिए। तो 15,625 गुने अगर आप 3 कीजिएगा तो ये आएगा कितना 4500 और 1800, ठीक है, ये आएगा 4500 से तो ऊपर ही आएगा बहुत, ऑप्शन बी 4600 इससे भी ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन 48,075, एक बार हम देख लेते हैं 625 गुने, देखो 4500 और 625 गुने 3 1875, ठीक है, 4600 आया में, ऑप्शन डी होगा, सॉरी ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3d2 प्लस d2 का r% होता है 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 40 रुपए है और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 42 रुपए, इसको ट्री मेथड पे कर लीजिए, यहाँ पे 20 यहाँ पे 20 20 20 40 बचा कितना 2, ठीक है ना। अब ये देखिए ये इसका 10 गुना है, ये पहले साल का क्या है, ये पहले साल का एसआई होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो जो प्रिंसिपल होगा इसका 10 गुना होगा, यानी कि 200, जो कि है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि आप यहां पे देख लीजिए कि इसमें 78 से मल्टीप्लाई कर रहा है। 78 क्या होता है 13 गुने 6 होता है, और इस 13 को काटने के लिए नीचे कोई ऐसा संख्या नहीं बन रहा है, यानी आंसर वो ऑप्शन होगा जो 13 का मल्टीपल होगा, और 13 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन डी यानी कि 13 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो एक्स ए स्क्वायर के समानुपातिक है, एक्स अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर के क्या है, समानुपातिक है। आगे बोल रहा है कि ये जो है वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, अदर वर्ड में बोल रहा है कि ये ए जो है वाई के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां से देखें कि एक्स ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम ए स्क्वायर की बात करें तो ये क्या होगा, 1/y स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका वैल्यू रखें तो ये 1/y स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं किया है, ए स्क्वायर अगर 1/y स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसको उठा करके हमने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x जो होगा ना वो 1/y स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आगे चलते हैं, जब x 97 है तो y 6 है। ठीक है, यहाँ पे मैं k लगा ले रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट तो कुछ तो आएगा ना। तो अगर मैं सॉल्व करूं, जब x 97 है तो ये y कितना है, 6 है, यानी कि 1/6 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो होगा 36। यहां से जो k निकल करके आएगा, वो जो k का मान होगा वो कितना होगा, 97 × 36। ठीक है ना, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है तो x ज्ञात कीजिए जब y 2 हो। देखो x ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है जब क्या हो, y 2 हो। तो k का मान हम रखेंगे 97 × 36 और y कितना है, 2 है, तो 1/y स्क्वायर कितना होगा, 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से काटेंगे 9 बार में, यानी कि 9 7 63, यूनिट डिजिट पर 3 आना चाहिए, जो कि है ऑप्शन ए में। इसमें आप 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 86 और एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समापवर्त 75 68 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो एलसीएम अगर 75 68 है तो जो x आएगा उससे ये 75 68 पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। तो अगर x की जगह पर हम 165 लेते हैं तो ये कभी 65 68 को पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं कर पाएगा। 165 उसी संख्या को डिविजिबल कर पाएगा जिसके अंत में 5 हो या 0 हो। ठीक है ना, उसी प्रकार 145 भी नहीं कर पाएगा। बात करें हम अगर 101 की, तो कोई भी संख्या 101, देखो 101 में अगर हम किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करें ना तो ए बी का फॉर्म बनता है। ठीक है ना, यानी कि जो ए बी का फॉर्म बन रहा है वही संख्याएं सिर्फ 101 से क्या होती है, डिविजिबल होती है। ये ए बी का फॉर्म नहीं बन रहा है तो 101 से ये डिविजिबल नहीं होगा, बचा सिर्फ ऑप्शन डी। ठीक है, ये हम नंबर सिस्टम इंस्टीट्यूट को पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम नंबर सिस्टम कराने वाले हैं अपने एसएससी मैथ्स का इसी चैनल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 25वां क्वेश्चन। देखो y x + 3 के अनुक्रमानुपाती है जब x 1 है और y 8 है। ठीक है ना, जब x 1 है तो y क्या है, 8 है। तो जब x 2 है तो y का मान, देखो y x + 3 के अनुक्रमानुपाती है। 3 तो कांस्टेंट है, यानी कहने का मतलब है कि y जो है वो x के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि y का अगर वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना, तो x का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। देखो जब x 1 है तो y 8 हो रहा है। ठीक है, x के 1 पर y 8 है, तो जब x 2 होगा, ठीक है ना, जब x 2 होगा तो y 8 से तो ज्यादा ही होगा, और 8 से ज्यादा सिर्फ ऑप्शन ए है। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन को। और जिस तरीके से आप इस वीडियो में मेरा सॉल्यूशन देखें, बिल्कुल उसी तरह से आप भी सॉल्यूशन सीखना चाहते हैं और क्वेश्चंस को विदिन अ मिनट आप उड़ाना चाहते हैं, तो आप इस बुक को फ्लिपकार्ट से, जो हमारे पब्लिकेशन का रेलवे गणित है, सेकेंड एडिशन आ चुकी है, ये बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है, इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका प्राइस दिखेगा 399 रुपये, लेकिन जब आप ऐड कार्ट में जाइएगा तो यहाँ पे ये बुक 279 रुपये में मिलेगी। ये बुक आप ले लीजिए, इसके हर एक क्वेश्चंस को हमने इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन का टॉप सॉल्यूशन निकाला है, और हर एक क्वेश्चन में मैंने 2 से 3 अप्रोच हम लोग डाले हैं। तो वहाँ से यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, यूनिट डिजिट पे कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, या फिर अप्रोक्सीमेशन से जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा था वो कैसे किया जाता है, ऑप्शन एलिमिनेशन किस क्वेश्चन में करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं। बाकी रही बात तो जो 2025 के एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स, जैसे अभी एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हुआ है, तो एनटीपीसी का क्वेश्चन भी इसमें आपको, इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लेटेस्ट ये बुक है, इसको आप फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिएगा तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और आपके तैयारी में ये रेलवे मैथ्स बुक 4 चांद लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो P की वर्तमान आयु का 4 गुना Q के वर्तमान आयु से 35 वर्ष अधिक है। P के वर्तमान आयु का 4 गुना बोल रहा है कि Q की वर्तमान आयु से 35 वर्ष अधिक है। ठीक है ना, यानी
क्यू की वर्तमान आयु से 35 वर्ष अधिक है, यानी कि क्यू प्लस 35, यानी कि देखो क्यू की वर्तमान आयु क्या है, ये क्यू के सारे आयु हैं, अगर हम इसमें 35 जोड़ दे क्यू के आयु में तो वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि ये 4p आ रहा है। अगर हम इसमें 35 जोड़े तो इसकी यूनिट डिजिट पे 9 आ रहा है, ठीक है ना, 5 4 9, यानी कि कोई भी ऑड नंबर 9 आ रहा है तो ऑड नंबर, और ऑड नंबर तो 9 से 4 से डिविजिबल होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम इसमें 35 जोड़े तो ये आएगा 124, ये 4 से डिविजिबल है तो ये ऑप्शन हो सकता है। अगर हम इसमें 35 जोड़े, 35 ही जोड़ना है ना, हाँ, तो इसमें आएगा यूनिट डिजिट पे 5, यानी कि ऑड नंबर, ये भी नहीं होगा। अगर इसमें हम 35 जोड़े तो ये आएगा 132, ये हो सकता है, ठीक है ना। आगे बोला है कि 8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना, ठीक है ना, 8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना, यानी कि 2q, ठीक है ना, 2 गुना पी के आयु के 6 गुने से 40 वर्ष कम है, पी के आयु के 6 गुना, पी के आयु का 6 गुना, ठीक है ना, 6p से 40 वर्ष कम है, ठीक है ना। ये अगर हम यहां पे देखें तो अगर हम देखो यहां पे अगर हम देखें तो 2q प्लस 40 बराबर 6p लिख सकते हैं, यानी कि 8 साल बाद, 8 साल बाद में अगर हम दोगुना करके उसमें 40 जोड़ दें तो वो 6 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम 97 को उठाते हैं तो 97 को अगर हम लेंगे तो 8 साल बाद कितना इसका आयु होगा, 97 प्लस 8 करेंगे तो 105 होगा, ठीक है ना। 105 का 2 गुना प्लस अगर हम 40 करते हैं तो ये 210 प्लस 40 250, ये 6 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा, बचा सिर्फ ऑप्शन सी, वही आंसर हो जाएगा। इसको आप बेसिक से भी सॉल्व कीजिएगा टाइम लेकर के तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। 26 क्वेश्चन हमारे हो गए, टोटल 50 क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। तो जल्दी, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आलोक, गीता और सुरेश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 56,000, 52,000 और 69,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ 76,700 है। अर्जित कुल लाभ का 31% दान में दे दिया जाता है और बाकी को उनके निवेश के अनुपात में उनमें विभाजित कर दिया, सूरज का हिस्सा देखो 76,700 है ना, और 31% दान में दे दिया जाता है, यानी कि 76,700 का सिर्फ 69% ही इन लोगों में बटेगा, क्योंकि 31% दान में चला गया। आगे अगर हम देखें तो ये देखो बटेगा कि इनमें, इनमें अगर हम 3 काट दें यहां से तो कितना आएगा, 5 5 10 और 6 16, 160 और 6 2 8 और 9 17, 160 और 17 177 में, ठीक है ना। और हमसे वैल्यू किसका निकालना है, सुरेश का, जो कि है 69 यूनिट। ये इक्वेशन हमें फाइंड करना है। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटिए, ठीक है। देखो 3 से अगर आप काटोगे तो ये आएगा 23, और 3 से ये काटोगे तो ये आएगा 3 5 6 15, 3 9 27 59। देखो ये इसको अगर हम सॉल्व करें तो 69 में एक 3 आ रहा है, यानी कि जब हम टोटल जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसमें जो नंबर निकल करके आएगा वो 3 का एक मल्टीपल होगा। और 3 का अगर हम मल्टीपल चेक करें तो 5 5 10, 1 11 2 13 नहीं है, 7 2 9 7 2 9, ये 9 का मल्टीपल है, सिर्फ एक ही 3 आएगा, क्योंकि 69 में सिर्फ एक ही 3 है, 23 गुने 3 होता है 69, तो ये भी नहीं होगा। 6 3 9 और 9 2 11, ये भी नहीं होगा। 6 3 9 1 10 2 12, ऑप्शन ए। 12 में सिर्फ एक 3 आता है, 3 × 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 लड़कों का औसत वजन 70 किलोग्राम है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 54 किलोग्राम को 44 किलोग्राम के रूप में पढ़ा गया था। देखो एक्चुअल वेट था 54 किलोग्राम और पढ़ा गया उसको 44 किलोग्राम, तो मतलब कि प्लस 10 का डेविएशन हो रहा है, कितने पे, 2 लड़के पे, यानी कि टोटल प्लस 20 का डेविएशन हो रहा है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है और एक स्थान पर 35 किलोग्राम को 40 किलोग्राम के, ठीक है ना, उसका वेट था 35 किलोग्राम और उसको पढ़ लिया गया गलती से 40 किलोग्राम, यानी कि 5 किलोग्राम ज्यादा पढ़ लिया गया, तो यानी कि यहाँ पे -5 का डेविएशन हो रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसको से जो डेविएशन में अगर हम 10 लड़कों से भाग करें तो ये कितना आएगा, 15/10, ठीक है ना, प्लस का, यानी कि प्लस 1.5 का डेविएशन हो रहा है, यानी कि पहले अगर 70 किलोग्राम इनका औसत था तो प्लस 1.5 यानी कि 71.5 इसका आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कंपनी 2 उत्पाद ए और बी बनाती है, ठीक है ना।
आगे बोल रहा है कि जिनकी कीमतें क्रमशः 156 और 220 है, यदि बेचे गए उत्पादों में से 55% उत्पाद ए है, ठीक है, और 45% बी है, तो औसत मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखो अगर इनको आप काट दोगे, 5 से काट दो ना, 11 और 9, उसके बाद दिया है कि इनकी कीमत कितना है, 156 और 220। देखो जो इनका डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस इनके सम में बटता है। इनका डिफरेंस कितना है, 44 और 20 64, ठीक है, और इनका सम कितना है, 11 और 9 20। अगर हम 64 को 20 में बांटे, 64 को अगर हम 20 में बांटे, 64 को 20 में बांटे, तो एक यूनिट का वैल्यू निकल कर कितना आएगा, 3.2। ठीक है, अब इस 3.2 को आप 9 में मल्टीप्लाई करके 156 में जोड़ दीजिए, या फिर इस 3.2 को 11 में मल्टीप्लाई करके 220 से घटा दीजिए। ये आप पे डिसाइड कर रहा है कि कैलकुलेशन किस तरीके से इजी हो रहा है। तो 3.2 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, मैं यहां पे कर दे रहा हूं 156 प्लस 3.2 गुने 9, ये आएगा कितना, 156 प्लस 9×2 = 18, 8 हासिल 1, 9×7 = 28, 28.8, ये आएगा 156 और 28 184.8, जो कि है ऑप्शन बी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3.2, ठीक है ना, यानी कि आप 220 में से 3.2 गुने 11 भी घटा सकते हैं। ठीक है ना, ये भी आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन 184.8 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहन ने एक दुकान से 51 किताबें 1120 रुपए प्रति किताब की दर से खरीदी। ठीक है ना, 51 किताबें। आगे 48 किताबें 900 प्रति किताब की दर से खरीदी, 48 किताबें। जब इसका आप रेशियो लीजिएगा तो 3 से काटिए, 17 और 16, और इनका दाम कितना है, 1120 और 900। मैंने क्या बोला है कि इनका जो डिफरेंस होगा, इनका जो डिफरेंस होगा वो इसके सम में बटेगा। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 900 और 1120, 220 का डिफरेंस है। ठीक है ना, और इनका सम कितना है, 17 और 16, यहाँ पे डिफरेंस और यहाँ पे प्लस, 17 और 16 33। ठीक है, 220 को अगर आप 33 यूनिट में बांटिएगा तो 11 से काटिए, 20/11 × 33, यानी कि 6.66। ठीक है ना, अब इस 6.66 को आप 16 में मल्टीप्लाई करके 1120 से घटा दीजिए, या फिर इस 6.66 को 17 में मल्टीप्लाई करके 900 में जोड़ दीजिए। तो मैं तो जोड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए ये इजी है। अब ये आप पे डिपेंड कर रहा है कि कैलकुलेशन कैसे इजी होगा। तो 900 यहां पे मैं सॉल्व कर दूं, 900 प्लस कितना है, 6.66 गुने 17, यहां पे मैं अगर सॉल्व करूं तो ये आएगा 900 प्लस, देखो 17 छक्का 102, ठीक है ना, प्लस 17.66 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है ना, 0.66 में, तो 17 छक्का 102 के 2 हासिल 10, 17 छक्का 102 और 10 112। ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 900 प्लस 102 और 11 113.2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 1013 के आसपास 0.2, ये 1013.33 है, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन। एवरेज है, एवरेज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एसएससी मैथ्स का, तो वो क्लास भी आप ज्वाइन, हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे से बने रहिए। हम चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कहीं भी जा करके देख लेना, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना यूनिक सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, कक्षा 14 लड़कों का औसत 40.25 किलोग्राम है और शेष 4 लड़कों का औसत वजन 33.5 है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है, डेविएशन लगाना है, आंसर आ जाएगा। 2 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। 2 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं और चले जाते हैं। शेष काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या। देखो 2 पुरुष 9 दिनों में काम करते हैं और चले जाते हैं, तो जब 2 पुरुष, ये 2 पुरुष 9 दिनों तक काम कर लेंगे, तो जो 9 महिलाओं का काम है, ठीक है ना, वो बचेगा। कितना बचेगा, 9 दिनों तक काम करके तो चले गए, यानी कि 9 महिलाओं का 5 दिनों का काम बचेगा, 5 डेज का काम बचेगा। देखो महिला
और जो डेज होंगे ना वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर ज़्यादा महिला लोगे तो दिन कम लगेंगे, और आपको अगर कम महिला लोगे तो दिन ज़्यादा लगेगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब आगे पूछा है कि शेष काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए, तो जब आप 9 दिन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको 5 महिला लेना पड़ेगा, सिंपल, 9:5, ठीक है ना। तो ये देखो MD/DM इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 9 महिला 5 दिन में, 9 महिला 5 दिन में, तो 5 महिला 9 दिन में करेगी। अरे M1D1 लगाए हैं, M1D1 बराबर M2D2, वही चीज यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये भी वही क्वेश्चन है, 9 पुरुष या 8 महिलाएं एक कार्य को 19 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष 9 दिनों के लिए कार्य करते हैं और चले जाते हैं। जब 9 पुरुष 9 दिनों तक कार्य करके चले गए तो 8 महिलाओं का काम बचा, 8 महिलाओं का काम बचा, और 9 दिन करके चले गए, मतलब कि 8 महिलाओं का 10 दिन का काम बचा। आगे बोला है कि शेष कार्य को 8 दिनों में करने के लिए, तो 8 दिनों में करने के लिए आपको 10 महिलाएं चाहिए, सिंपल, 10 महिलाएं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बूस्टर पंप का उपयोग करके टैंक को भरने में एक साथ खाली करने के लिए भी क्या आता है। टैंक की क्षमता 1800 मीटर क्यूब है। टैंक की खाली करने की क्षमता इसके भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब अधिक है, मतलब खाली करने की क्षमता भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब अधिक है, ठीक है ना। और पंप को टैंक को भरने में जितना समय लगता है उसे खाली करने में 6 मिनट कम समय लगता है। तो पंप की देखो कितना है, 10 मीटर क्यूब, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और 6 मीटर क्यूब, यानी कि अगर 20 मीटर क्यूब करेंगे तो ये 12 सॉरी ये मिनट है ना, 6 मिनट, ठीक है, ये 12 मिनट लगेगा। लेकिन हमारे पास पहुंचना किसके पास है, 1800 मीटर क्यूब के पास पहुंचना है। तो 1800 क्यूब के पास पहुंचने के लिए अगर मैं कितने पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से अगर दोनों ओर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, तो ये 50 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है। और ये 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 30 मिनट आएगा, ठीक है। यहां से मैं फिर 10 मिनट बढ़ाऊं तो ये आएगा 60 मीटर क्यूब, और ये आएगा 36 मिनट। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे, देखो क्या बोल रहा है कि टैंक खाली करने की क्षमता इसके भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब अधिक है, यानी कि खाली करने की क्षमता ये हुआ, ये खाली करने का क्षमता हुआ, ठीक है ना। और ये जो है ये भरने का क्षमता हुआ, ये भरने का क्षमता हुआ। देखो 10 मीटर क्यूब ज्यादा है, खाली करने का क्षमता इससे 10 मीटर क्यूब आधा, और इधर भी आपका डिफरेंस आ गया 6 मिनट का। तो बोल रहा है कि उसे खाली करने में 6 मिनट का कम समय, तो पंप को भरने की क्षमता, ठीक है, ये भरने की क्षमता है, तो इसमें टाइम कितना लग रहा है, 36 मिनट। 50 × 36 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1800 मीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि इसकी कैपेसिटी है। तो 36, ठीक है ना, तो 50 मीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। या फिर यहीं पे पूछ देता कि खाली करने की क्षमता, तो आपको 60 मीटर क्यूब लेना पड़ता, 60 मीटर क्यूब इंटू 30 कीजिएगा तो वो 1800 निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 पाइप ए और बी 3700 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 6400 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में कितना, देखो 3700 लीटर की टंकी है, ठीक है ना। इनको अगर हम भर रहे हैं तो जो भी आएगा 9 घंटे और 6 घंटे दोनों मिलाकर के जो भी टाइम आएगा वो टाइम यहाँ पे लगेगा। तो 3700 पे अगर मान लो कि टी लग रहा है, टी समय लग रहा है भरने में, तो 6400 को हमें निकालना है, ठीक है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहां से हम देख सकते हैं क्या कि 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल होगा, यानी कि देखो 64 में 5 2 आते हैं, सॉरी 6 2 आते हैं, 32 दूनी 64 होता है, यानी कि ये कम टी कितना भी आएगा 9 घंटे और 6 घंटे में टी कितना भी आएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 2 आएगा, यानी कि 64 में नहीं भी बचेगा तो 1 2 तो बचेगा ही। यानी कि देखो 37 नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें 37 का मल्टीपल सब जगह है, 37 पास 185 सब जगह है, ऊपर 2 का मल्टीपल तो आएगा ही, क्योंकि 64 में 6 2 आता है, और 2 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन ए में है। बस इतना ही करना है, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 98 मिनट और 8 मिनट में भर सकते हैं, देखो, और 21 मिनट में यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 21 मिनट में भर जाती है, ठीक है ना। और तीसरा पाइप टंकी को खाली कर रहा है, यदि कोई अन्य पाइप खुली ना हो तो टंकी
तल पर लगा पाइप पूरी तरीके से भरी हुई है तो टंकी को खाली करने में, देखो आप 7 से इसको काटिए, ये 7 का मल्टीपल ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 7 का मल्टीपल नहीं ये है, ये है 7 का मल्टीपल, ये हो सकता है, नहीं ये है और नहीं ये है। देखो 7 का मल्टीपल कैसे होगा, इसको समझने के लिए आप 7 से काट दीजिए इसको, ये आएगा 14 और ये आएगा 7 चौक 28 और ये आएगा 7 21, ठीक है ना। अब 14 मिनट 4 मिनट और माइनस मतलब ये खाली कर रहा है 3 मिनट, इस पे जो भी आपको भरने में टाइम लगेगा, ठीक है, उस टाइम में अगर आप सबको 7 से डिवाइड किए हैं तो लास्ट में आपको 7 से मल्टीप्लाई तो करने पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 7 का एक मल्टीपल हो, और 7 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 10 दिनों में कर सकता है। ए 14 दिन में कर सकता है और बी 10 दिन में कर सकता है। यदि वे पहले दिन बी से शुरू करके वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। 14 10 टोटल वर्क या टोटल, हाँ टोटल वर्क ही है ना यहाँ पे, हाँ इनका एलसीएम होता है जो कि होगा 70। इनकी इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो इसका इफिशियंसी 5 और इसका 7, ठीक है ना। यानी कि पहले दिन बी 7 यूनिट काम करेगा और दूसरे दिन ये 5 यूनिट, यानी कि 2 दिन में 12 यूनिट काम हो जा रहा है, ठीक है। हमें 70 के आसपास जाना है तो हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 60 के पास चले जाएंगे हम, 60 यूनिट काम हो जाएगा कितने में, 10 दिन में, ठीक है। 11वां दिन देखो 10 दिन में दोनों खत्म कर लिए, 11वां दिन क्या करेगा कि बी 60 यूनिट काम कर लेगा, यानी कि 60 + 7 67 यूनिट, ठीक है। 11 दिन का काम हो गया, बचा कितना काम है, बचा काम है 67 + 3 70 होता है, यानी 3 यूनिट काम, और करेगा कौन, ए कितने दिन में, 5 टाइम में, यानी कि 11:3/5 डेज, जो कि है ऑप्शन सी। ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो एक मोटर चालक पहले 13 मिनट तक x किलोमीटर पर आवर की दर से, ठीक है ना, फिर 25 मिनट 2x के चाल से चलता है और शेष x किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर 50 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो हम डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे, अगर मान लो कि 13 में x किलोमीटर, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 13 मिनट में वो 13x चलेगा, 13x चलेगा ना, लेकिन ये मिनट में है तो इसको घंटा बनाने के लिए हमें, देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है सब जगह, तो घंटा बनाने के लिए हमें इसमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। प्लस आगे बोल रहा है कि 25 मिनट तक 2x किलोमीटर, यानी कि 25 दूनी 50x/60 और आगे, और फिर शेष यात्रा, देखो शेष यात्रा यहाँ पे ये 13 मिनट लगा दिया और यहाँ पे 25 मिनट, 25 और 13 38, यानी बचा कितना 12 मिनट, 12 मिनट x के बटे में 60 और ये बराबर में किसके आने चाहिए 30 किलोमीटर। हमने डिस्टेंस को इक्वेट कर दिया। अगर यहाँ से मैं 1/60 कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, बिल्कुल ले सकता हूँ, तो 13 12 25 और 50x यानी कि 75x बटे में 60 बराबर 30 किलोमीटर। अब इस चीज को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हम इस चीज को सॉल्व करें, अच्छा 60 तो मैंने कॉमन ही ले लिया, 60 क्यों यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना, 60 तो मैंने कॉमन ले, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 15 से ये 15 5 75, 5x 15 दूनी 30, ठीक है ना, तो 5x निकल करके आएगा 60, इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा 120, तो x 24 जो कि है ऑप्शन डी, ठीक है ना। हमसे x का मान ही पूछ रहा है तो x 24 निकल करके आएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कार 8 घंटे में 1032 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन की गति कार की गति से दुगनी है, ट्रेन की 1/3 गति एक बाइक की गति के बराबर है, बाइक 17 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो इंफॉर्मेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, ये 2-3 लाइन से। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। बाइक 17 घंटे में कितनी दूरी करेगी, तो जो भी डिस्टेंस होगा वो स्पीड गुने 17 करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो निकल करके आएगा डिस्टेंस वो 17 का मल्टीपल होगा। और अगर हम 17 का मल्टीपल चेक करें तो 17 8 136, 10 100 नहीं है, ये है 17 8 136 102, 17 6 102, ऑप्शन सी है। ये हो सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर 1462 हो गया 17 का मल्टीपल तो 17 के गैप पे ही इसका अगला मल्टीपल या पिछला मल्टीपल होगा, तो ये 17 के गैप पे है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन सी ही है, सिर्फ 17 का मल्टीपल। इतना ही देखना है बस। मैं एग्जाम में होता 17 का मल्टीपल 1462 लगा के बढ़ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
3 ने क्रमशः 16 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर गति से 576 किलोमीटर, 630 किलोमीटर और 315 किलोमीटर की यात्रा की। तो किलोमीटर पर आवर की औसत गति क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, ठीक है ना। अगर आप टोटल डिस्टेंस देखिएगा, ठीक है, तो क्या है, ये तीनों डिस्टेंस जो है, ये तीनों डिस्टेंस से क्या 5 3 8 1 9 7 5 12 6 18 6 3 9 9 का मल्टीपल है, यानी कि ऊपर तो 9 का मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे अगर आप देखो 16 में 16 को 576 को जब 16 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 9 का मल्टीपल आएगा। प्लस में अगर 630 को अगर आप 7 से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ पे 90 आ रहा है, ये भी 9 का मल्टीपल आ रहा है। लेकिन जब आप 315 को 9 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 27 9 5 45, ये 35 आ जा रहा है। यानी कि इसमें अगर आप 35 जोड़ दीजिएगा तो नीचे 9 का मल्टीपल बचेगा नहीं, यानी कि आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका न्यूमरेटर क्या हो, 9 का मल्टीपल हो, क्योंकि नीचे तो 9 बचेगा नहीं, इस 35 9 को खत्म कर देगा जोड़ करके, ठीक है ना। तो ऊपर वाला 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर में जो भी बढ़ेगा, तो ये 1610 और 78 कभी 9 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है ना। देखो ये इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो यहां तक तो 9 आ जाएगा, और प्लस में जोड़ोगे तो 72 में भी 9 आ रहा है, यानी कि ये ऊपर में 9 बनाएगा, तो ऑप्शन सी हो सकता है। ये इसमें कौन 9 बनेगा ही नहीं, और ना ही देखो 161 गुणे 9 यहां तक तो 9 बन गया जब, लेकिन 161 गुणे 9 में 73 जोड़ोगे तो 73 में कहीं 9 बन ही नहीं रहा है, तो ये भी 9 नहीं बनेगा, सिर्फ ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी भी समानांतर पटरी पर समान दिशा में 21 किलोमीटर, अगर समान दिशा में 21 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो जो इनका रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और अगर हम 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो ये होगा 2.5 मीटर पर सेकंड। अब बहुत लोगों को यही नहीं समझ आ रहा हो कैसे मैंने की। देखो 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है ना, वो होता है 5 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है ना। तो 18 का आधा 9 किलोमीटर पर आवर, तो 5 मीटर पर सेकंड का आधा 2.5 मीटर पर सेकंड, वहीं मैंने डायरेक्टली लिख दी, ठीक है। 2.5 मीटर पर सेकंड से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है ना। 2.5 मीटर पर सेकंड से ये कितना चल रहा है, इसको इधर ला दो, 6.5 मिनट तक, ठीक है। मीटर पर सेकंड में लाने के लिए मिनट को हम 60 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो इसको हटा देगा, यानी कि 2.5 गुने 390, 360 और 30 390, ठीक है। फिर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जीरो इसको हटा देगा, यानी कि 25 गुने 39, 25 गुने 39 कितना होगा, 25 नवा होता है 225 के 5 हासिल 22, 25 या 75 और 22 97, 975, ठीक है ना। टोटल 975 मीटर की दूरी तय करेगा, लेकिन वो 296 मीटर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है। तो जो ये P है उसकी लंबाई कितना होगा, उसका लंबाई होगा 975 माइनस 296, तो 975 में से आप 300 घटा दीजिए तो ये कितना होगा 675, उसमें 4 जोड़ दीजिए, यानी कि 679 P का लेंथ है 679 मीटर। आगे बोला है कि विपरीत दिशा में 96 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली 196 मीटर लंबी। देखो यहां अगर हम देखें तो ये 679 मीटर और 196 मीटर, 679 में आप 200 जोड़िएगा तो वो कितना आएगा, 879 में से 4 घटा दीजिए, 875 मीटर का लेंथ हो गया, ठीक है ना। पार किसको करना है, 100 विपरीत दिशा से है ना, तो ये 96 किलोमीटर पर आवर और यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि टोटल अगर विपरीत दिशा है तो स्पीड जुड़ जाएगा, यानी कि 126 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 18 साते होता है 126, तो 5 साते 35 होगा। अब इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने से अच्छा है, देखो 4 2 6, 3 का मल्टीपल 7 5 12 8 20, 3 का मल्टीपल कहीं बन ही नहीं रहा है ऊपर में, तो ये नहीं होगा। 21 भी 3 का मल्टीपल है, होगा नहीं। 22 कैसे आएगा, 11 ऊपर कहीं बन रहा है, 11 ऊपर बन नहीं रहा है, तो 22 भी नहीं होगा, बच्चा सिर्फ ऑप्शन सी। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसका शॉर्ट भी हो सकता है, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धारा के अनुकूल 22 किलोमीटर पर आवर और धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव को एक स्थान पर जाने और वापस आने में कुल 8 घंटे लगते हैं, तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी। देखो धारा से मतलब नहीं है, 22 किलोमीटर से इतना समझ लो कि कोई इंसान 22 किलोमीटर से जा रहा है और 5.5 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, 2s1s2, यानी कि 2 गुने 22
गुने 5.5, ठीक है ना, 2s1s2 बाई s1 प्लस s2 यानी कि 27.5, ठीक है ना। ये इसका आने और जाने का एवरेज स्पीड निकल गया, और एवरेज स्पीड में अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम का प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो एक ये काट दो 10 मान लो, अगर 11 से काटोगे तो ये 11 दूनी 22, 11 5 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 ये 5 5 इसको काटेगा 5 बार में, ठीक है ना। तो 22 दूनी 44, 8 है 2 आएगा लास्ट डिजिट, 352/5, जो कि है ऑप्शन बी। अगर एक ही ओर से पूछता तो इसका आधा होता है, यानी कि 176/5। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो कुल दूरी तो दोनों आते और जाते को लेकर के होगा ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 45 नंबर पे। यदि ईश्वर नाव के धारा के विपरीत 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है, नाव के विपरीत धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम में इसका जो स्पीड है वो कितना है, 721/42। देखो यहाँ पे तुम इस पे नजर डालोगे ना तो ये काफी दूर दूर है, यानी कि हम अप्रोक्स भी लेकर के चलेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। 7 से अगर हम काटो तो ये आएगा 103, और ये 7 से 7 छक 42, 17 छक्के होता है 102, यानी कि ये अप्रोक्स में 17 मान लो आप, 17 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, अप्रोक्स में। अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें तो ये 721 किलोमीटर की दूरी, और धारा के अनुकूल 15 घंटे का समय लेता है, यानी कि 721 जो है ना ये धारा के अनुकूल 15 घंटे का समय लेता है। तो अगर आप इसको काटिएगा, किससे काटिए, 3 से काटिए, आप इसको काटिए 3 से, तो ये होगा 3 से काटिए, अच्छा 3 से तो ये कटेगा नहीं, 721, और 15 से आपको ये इसका काटना है, डायरेक्ट ही काट लेते हैं 15 से, 15 चौके 60, बचा कितना 12, 121, 15 8 121, यानी कि 48 बार के अप्रोक्स आ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, धारा की गति पूछ रहा है। धारा की गति होता क्या है, धारा की गति जो होता है, जिसको स्ट्रीम बोलते हैं हम इंग्लिश में, धारा की गति जो होता है वो होता है d माइनस यू बाई टी, ठीक है ना। यानी कि 48 माइनस 17 आप 2 कीजिएगा तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। 48 माइनस 17 होता कितना है, आप 2 से यहीं से काट लीजिए, 2 से ये जाएगा 24 बार में, और ये 2 से जाएगा 8.5 बार में, ठीक है ना। यानी कि 24 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 15.5 के आसपास, यानी कि 15.45, ऑप्शन डी अप्रोक्स पे। अगर आप इसके रियल वैल्यू पे जाइएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और बहुत सारे बड़े बड़े टीचर इस देश के, ठीक है, इसको इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं। अरे भैया एक बार आंसर पे आप ऑप्शन पे नजर डालो, आप इसके अप्रोक्स में भी निकाल लीजिएगा तो आप चले जाइएगा। आंसर इतना दूर दूर है, 15, 22, 7, 19, तो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति का अनुसार 63 किलोमीटर पर आवर की घंटा से x और x किलोमीटर पर आवर घंटा 81 किलोमीटर पर आवर की घंटा से 879 किलोमीटर, 1476 किलोमीटर और 1053 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 54 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। 54 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, यानी कि देखो जो ये x किलोमीटर, ठीक है ना, 63 किलोमीटर, x किलोमीटर और 81 किलोमीटर गति से 819 किलोमीटर, 1476 किलोमीटर, ठीक है। तो जो ये x किलोमीटर है वो 1476 का फैक्टर होगा। ये x किलोमीटर पर आवर है वो क्या है, वो 1476 जो x आएगा ना 1476 का एक फैक्टर होगा, तभी तो काट के इंटीजर वैल्यू लाएगा ना। और 1476 का फैक्टर सिर्फ 41 से, आप 41 से काटिएगा तो ये 1476 पूरी तरीके से कट जाएगा। तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको भी आप अप्रोक्सीमेशन से देखो, 3364 का जो आप स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना होता है, ये होता है देखो 60 का होता है स्क्वायर 3600, 60 से कम और यूनिट डिजिट पे 4 है, वो है 58। तो जैसे ही आप 58 लीजिएगा, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। अब ये है देखो 20 का जो आप क्यूब कीजिएगा, 20 का क्यूब तो ये 8000 आता है, ठीक है ना। ये 21,992 है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 20 से तो बड़ा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। यानी इसमें अगर आप 20 भी ऐड कीजिएगा तो ये 808 5 2 7 78, यानी कि
75 से बड़ा आ जा रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन कट जाएगा, बचा सिर्फ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है देखो, यानी ये, अरे भैया पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। तो 1156 और ये 18,456। देखो आप इसको काटिएगा तो 6 में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट डिजिट पे 6 आ सकता है, या फिर 6 में आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कि अगर हम एक इधर लाएं, रूट के अंदर अगर हम एक लाएं, तो अगर आप इसको बाहर निकालिएगा तो 9981 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट पे 9 आ सकता है, जो कि है ऑप्शन ए में। ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और ना ही ये हो सकता है। और अगर हम यूनिट डिजिट पे 6 लाएं, ठीक है ना, और इसको बाहर निकालें तो ये 4 होगा, क्योंकि 4 चौके 16 होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर हम मान लो कि इसका वैल्यू 19 आ रहा है, ठीक है, तो ये जो अंदर वैल्यू आएगा वो 361 आएगा, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि 1156 जो 18,496 है, 1156 का 361 गुना है, बिल्कुल नहीं, ये 16 गुना के आसपास है, ठीक है ना। तो 1156 18,496 को जब 1156 से काटिएगा तो 16 के आसपास जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू देखो कितना दूर दूर है। 2 क्वेश्चन तो हमने यूनिट डिजिट पे निकाला और बाकी अप्रोक्सीमेशन पे। देखो एक निश्चित संख्या को 2 भागों में बांटा जाता है, पहले भाग के 5 गुना, पहला भाग का 5 गुना, ठीक है ना, को दूसरे भाग के 14 गुना में, दूसरे भाग के 14 गुना में ऐड किया जाता है, ठीक है, ये प्लस है। जोड़ने पर कुल संख्या का 7 गुना प्राप्त होता है, यानी कि फर्स्ट प्लस 2 का 7 गुना प्राप्त होता है। हमसे क्या पूछा है, दूसरे भाग और पहले भाग का अनुपात, दूसरा भाग और पहले भाग का अनुपात हमसे पूछ रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो इसमें से आप 7 कॉमन ले रहे हैं, पहला भाग और दूसरे भाग के सम का 7 गुना हो रहा है, यानी कि ये भी 7 का मल्टीपल है और ये भी 7 का मल्टीपल है, तभी तो आप 7 कॉमन ले पा रहे हैं ना। और यहां तो आप दिख रहा है आपको कि ये 14 में 7 आ रहा है, तो यहां से तो आप 7 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ 7 कॉमन लेने के लिए पहले भाग में कहीं ना कहीं 7 तो आया ही होगा, यानी कि पहला भाग या तो 7 होगा या फिर 7 का कोई मल्टीपल होगा, और पहला भाग सिर्फ ऑप्शन बी ही में ये 7 है या 7 का मल्टीपल है। बस क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 शर्ट और 7 पतलून की कीमत 150 रुपए है और 3 शर्ट की कीमत 4 पतलून के बराबर है। 3 शर्ट का कीमत जो है ना वो 4 पतलून के बराबर है। तो 2 शर्ट और 2 पतलून, देखो 2 शर्ट और 2 पतलून की कीमत, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं हम। कैसे? 3 शर्ट का कीमत 4 पतलून के बराबर है, ठीक है। तो अगर हम 2 पतलून करें तो 2 पतलून का कीमत 1.5 शर्ट के बराबर होगा, 1.5 शर्ट के बराबर होगा, ये 5 है, ठीक है ना। अरे भैया इधर हम 2 से डिवाइड किए तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 पतलून 1.5 शर्ट के बराबर है। हमसे पूछ क्या रहा है, 2 शर्ट प्लस 2 पतलून, तो 2 पतलून तो 1.5 शर्ट के बराबर है। तो पतलून की जगह अगर हम 1.5 शर्ट लिख दें तो हमसे वैल्यू निकालना है 2 प्लस 1.5 यानी कि 3.5 शर्ट का, ठीक है ना, 3.5 शर्ट। और 3.5 7 का मल्टीपल है, तो 3.5 शर्ट का कोई भी वैल्यू निकालिएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा, और 7 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। अगर आप इसको आपको अच्छा लगे और आपके ओर से, आप सबों की ओर से इस क्लास को प्यार मिलता है और इस पे कमेंट्स आते हैं अच्छे, और आप लोगों को मतलब अल्टीमेटली अच्छा लगता है, तो हम एनटीपीसी के जो टॉप 50 एडवांस के क्वेश्चन है उसको भी लेकर के आएंगे। बाकी अगर मैं बात करूं अपने सेशन का, तो मेरे इसी प्लेटफॉर्म पे एसएससी मैथ्स का मैं सोल्यूशन करा रहा हूं। मैंने परसेंटेज पूरी तरीके से खत्म कर दी है, और क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है, क्या अप्रोच रहता है, वो जाकर के आप मेरे प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं। अगर मैं अलजेब्रा की बात करूँ तो अलजेब्रा अभी मैंने स्टार्ट की हुई है। अलजेब्रा का बस एक ही क्लास हुआ है, और जो अलजेब्रा का नेक्स्ट क्लास है वो कल डलेगा। हमारी टाइमिंग होती है 10 बजे सुबह में, ठीक है ना। और मंडे टू फ्राइडे हमारे क्लास आते हैं, यानी कि वीक में 5 डेज क्लास आता है। और बिलीव मानिए कि जो भी आप सोल्यूशन देखिएगा, जो भी मेरा अप्रोच देखिएगा, वो अप्रोच सबसे यूनिक होता है और सबसे एग्जाम ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप देखना चाहें तो एक बार विजिट कर सकते हैं आप मेरे क्लासेस को, जो कि इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी।
अगर बात करें हम अपने बुक्स की, तो मैं इसी बुक्स यानी कि एसएससी मैथ्स का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ये बुक आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है, या फिर आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, या फिर अमेजोन से। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी वाला बुक ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वो बुक भी आप ले सकते हैं। और इस बुक के खासियत की बात करूं तो हमारा सॉल्यूशन सबसे अलग है। इस बुक के सॉल्यूशन में एक एक क्वेश्चंस के हमने चार चार अल्टरनेट डाले हैं, और चारों चारों जो अल्टरनेट है वो अपने आप में यूनिक है। आप यहाँ से सीख लीजिएगा कि किस क्वेश्चन में आपको यूनिट डिजिट की यूज करना है, कहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी का यूज करना है, कहाँ पे आपको डिजिटल सम लगाना है, कहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना है, जो मैं काफ़ी क्वेश्चंस में लगा भी रहा था। इस बुक में बहुत ज़्यादा तौर पे ये सब चीज़ों को देखने को मिलेगा। डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट या डिजिटल सम, इन सब चीज़ों से ये किताब भरी हुई है, और एग्जाम के पर्पज से इस चीज़ों को बनाया गया है। ठीक है, अगर आप इन चीज़ सीख लेते हैं तो आप बिलीव मानिए कि एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम होता है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका कैलकुलेशन और सब कुछ आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बात करें अगर हम आगे की, तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम है तो ये चैनल बिल्कुल आप में ज्वाइन होना चाहिए। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और 500 भी लाइक अगर इस वीडियो पे आ जाते हैं तो हम एडवांस का टॉप 50 एडवांस जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।